गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया था, जो कि यूपीएसआई और यूपीपी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन दोनों की तो आपके लिए ये वीडियो जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और अभी सरकार ने अनाउंस भी किया है कि 52,000 यूपीपी की भी वैकेंसी जल्द ही फॉर्म ऑनलाइन उसके भी शुरू हो जाएंगे। अतः आप अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट अभी से लगाना चाहिए और खुद से भी प्रैक्टिस सेट खरीद कर हल करना चाहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आज सामान्य ज्ञान का टेस्ट है और कोशिश करिए कि ये 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है, कम से कम 35 सही करें। अगर 30 से 35 के बीच में सही हो रहा है तैयारी बेस्ट मानी जाएगी, लेकिन इससे भी ऊपर आप 40-45 सही करने की कोशिश करें। तो 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है, चलिए कोशिश करिए कि कम से कम आप 40 से 45 के बीच में सही कर सकें। चलिए फिर आप टेस्ट लगाएं और आंसर सोचें, फिर हम आंसर बताएंगे, भाई आंसर मैच करेगा। 50 क्वेश्चन है, कोशिश करिए कि कम से कम 45 सही हो। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने के समय इनमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जब भारत का संविधान लागू हुआ था पहली बार तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 104 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 318 अनुच्छेद 27 अनुसूचियां, 45 अनुच्छेद 14 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। सोचें, सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे उसमें संशोधन करते गए। हालांकि आज भी मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन उनमें भी क्लॉज जोड़ के अनुच्छेद 1 में, जैसे अनुच्छेद 5 में क्लॉज ए क्लॉज बी, ऐसे कर करके आज लगभग 470 के ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियाँ 12 पहुँच गई हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और वैसे भाग भी 22 थे, तो ऐसे क्लॉज जोड़कर आज भाग 25 पहुँच गए हैं। तो जनरल फैक्ट है, मूल संविधान के आज भी उतने ही 395 अनुच्छेद हैं। उसमें जैसे आप अनुच्छेद 19 पढ़ते हो तो 19A पढ़ते हो, 19(1) पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो 19(1)A पढ़ते हो। तो ये अलग अलग अनुच्छेद उसमें जुड़ते गए। हालांकि मूल संविधान 395 ही हैं, लेकिन ये जो अलग से जुड़ते गए इनको भी अनुच्छेद के रूप में काउंट कर लिया गया है। ऐसे भाग भी 22 ही हैं, लेकिन उसमें भी 22 में जैसे भाग 15 है, 15A कर दिया गया, 15B कर दिया गया, तो ऐसे ही भाग आज 25 पहुँच गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। चींटियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मर्मिकोलॉजी, क्रायोलॉजी, बायोक्रायोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको आंसर पता हो गया होगा, मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756, 1757, 1758, 1759। सोचिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें उसका सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ गद्दारी की, जिससे सिराजुद्दौला अंग्रेजों से यह युद्ध हार जाता है। और इसी समय ब्लैक होल की घटना भी हुई थी। ब्लैक होल की घटना क्या थी, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बार बार टेस्ट लगाने से बहुत तैयारी होती है, इसलिए टेस्ट जितना हो सके उतना लगाएं आप। अगर आप तैयारी वास्तव में सीरियस होकर कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से हल्की धातु कौन सी है? सीसा, एल्युमिनियम, निकेल, तांबा। इसमें कह रहा है इन चारों में सबसे हल्की धातु कौन सी है? जनरली आप इन धातुओं से परिचित भी होंगे, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, एल्युमिनियम। इन चारों में सबसे हल्की धातु एल्युमिनियम है, ऑप्शन बी सही है। आप यहाँ पर देखें, एल्युमिनियम एक हल्की धातु है जिसका प्रयोग सामान्यतः वायुयान और रॉकेट के उपकरण बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह धातु विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती है तथा हल्की भी होती है। इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। जानते रहिएगा, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, मतलब किसका अयस्क है ये, इसका प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वे तत्व होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिससे कि मूल तत्व अलग किया जाता है। अर्थात कि जमीन में से बॉक्साइट निकाला जाता है, उसको शुद्ध करके उसमें से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अर्थात बॉक्साइट के अंदर एल्युमिनियम होता है, बॉक्साइट को शुद्ध करके एल्युमिनियम अलग किया जाता है। तो जमीन से जो निकलता है वो बॉक्साइट निकलता है, उसका अयस्क बोला जाता है। ऐसे भी जिस पदार्थ का अयस्क बोला जाए, इसका मतलब क्या है कि
वह तत्व उसी में पाया जाता है, उसी से शुद्ध करके उसे अलग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाह्य पिंड कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु में, सार्टोली कोशिका में, मादा कायिक कोशिका में, नर कायिक कोशिका में? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मादा कायिक कोशिका में। मादा कायिक कोशिका में यह बाह्य पिंड पाया जाता है। जो महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होता है उसमें यह पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथिकल हैकिंग क्या है? हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग क्या है? साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, एक प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, साइबर सुरक्षा। एथिकल हैकिंग एक साइबर सुरक्षा है। साइबर मतलब नेटवर्किंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, वेबसाइटों की सुरक्षा ही साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मूलविधि का क्वेश्चन है। मूलविधि आप जरूर पढ़िएगा, हालांकि कुछ समय बाद इसी चैनल पर आपको मूलविधि पढ़ाया भी जाएगा। क्वेश्चन उसके कराए जाएंगे केवल मूलविधि के, ताकि मूलविधि तैयार हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014 में लाया गया था उसमें किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, सिंचित भूमि, सभी प्रकार की भूमि? चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सभी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। आप यहाँ पर देखें, वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया और वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। भूमि अधिग्रहण के लिए बंजर, उपजाऊ, संचित किसी भी प्रकार की भूमि को अधिकृत किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब कि ये नियम ला दिया गया है कि अगर सरकार चाहेगी किसी की भी भूमि अधिग्रहण कर सकती है, बशर्ते उसके बदले में उसे वो जितना मुआवजा देगी उसे लेना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? 141, 142, 146, 149? चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ए सही है। आप यहाँ पर देखें, आईपीसी की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, यथा 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध कहा जाएगा यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद के राज्य के विधानमंडल या लोक सेवक को आपराधिक बल प्रदर्शन करना या आतंकित करना या फिर कोर्ट अपराध करना हो। मतलब कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति अगर कहीं जमा हो रहे हों जिनका उद्देश्य सरकार के खिलाफ काम करना हो तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। धारा 141 में ये कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक? यहाँ पर आंसर सी सही है, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जबकि जातक कथाओं में बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है, जबकि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें 3 पिटक है, मतलब 3 पुस्तकों का संकलन है, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उन्हीं तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यार्थ के लेखक कौन है? काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। कृष्णदेव राय, स्वामी जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अमुक्त माल्यार्थ के लेखक कृष्णदेव राय हैं, जो कि दक्षिण में राजा थे, बाबर के समय समकालीन राजा थे। इनके समकालीन बाबर मुगल वंश का संस्थापक दिल्ली में था और ये दक्षिण में थे, कर्नाटक तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है, फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए? सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए यह प्रयोग में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी?
1346 में, 1347 में, 1348 में, 1349 में। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 1347 में। जब 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण में हुई थी, कर्नाटक के क्षेत्र में, विजयनगर के क्षेत्र में, उस समय उत्तर भारत में अर्थात दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था। तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, रतन सिंह, राणा हमीर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 62 और 63 दोनों ही कई बार पूछा गया है ये। चलिए आंसर बताते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत मशहूर क्वेश्चन है। कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? उड़ीसा से, छोटा नागपुर से, बीजापुर से, गोलकुंडा से। चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था। जितना जानते रहिएगा, हीरा बिंद की चट्टानों में मिलती हैं, मतलब बिंद की चट्टानें जहाँ जहाँ भी मिलेंगी वहाँ पर हीरा मिल सकता है। तो इसीलिए बिंद की चट्टानें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है पन्ना खान से। लेकिन जो गोलकुंडा की खान है वहाँ पर भी बिंद की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि इस समय तेलंगाना में है, तो वहीं से कोहिनूर हीरा मिला था। तो ऑप्शन डी सही है। और कोहिनूर हीरा लगा था मयूर सिंहासन में, जिसे बनवाया था शाहजहां ने। उसके वास्तुकार थे बिबादल खां। और मयूर सिंहासन में जो मयूर बना था उसी के आँख में लगा था। नादिर शाह इसको अफगान में उठा ले गया था, बाद में महाराजा रणजीत सिंह फिर वापस लाए, उसके बाद अंग्रेज इसको ब्रिटेन पहुंचा दिए। तो वर्तमान में ये हीरा ब्रिटेन में है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब कि धर्म, लिंग, जात के अनुसार किसी के साथ भेद नहीं किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 12, 13, 14, 15। सोचें। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 15 में ये बोला गया है कि धर्म, मूल वंश, जात या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारा मूल अधिकार है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, बहुत दिमाग लगाने वाला है। किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अकबर। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, ये पढ़े होंगे आप। और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। तो अब 1556 1605 अकबर का शासनकाल था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका मतलब क्या है कि अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किस मुगल शासक ने बीबी का मकबरा बनवाया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन डी सही है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बेगम की याद में बनाया था, जो कि दक्षिण में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, जानते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दक्षिण का ताजमहल बीबी का मकबरा को ही कहा जाता है, जिसे औरंगजेब ने अपनी बीबी के याद में बनवाया था, जिसका नाम था राबिया दुर्रानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। शिवाजी ने जो भूमि कर लगाया था उसे क्या कहते थे? भूमि कर, चौथ, गृह कर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, चौथ। दरअसल शिवाजी ने 2 प्रकार की भूमि कर लगाया था। एक लगाया था सरदेशमुखी और एक चौथ। सरदेशमुखी जो था वो था कि आप हमारे सरहद में रहते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, उसके एवज में आप हमें टैक्स दें। दूसरा भूमि कर लगाया था कि आप हमारे क्षेत्र में रहकर कृषि करते हैं, तो उसके एवज में हमें टैक्स दें। तो जो चौथ था वो, और जो सरदेशमुखी था तो ये दोनों कर जो है शिवाजी लगाए थे। दूसरी बात, शिवाजी गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते थे, जानते रहिएगा। शिवाजी का समय औरंगजेब के समय के बराबर है, तो ये भी आप जानते रहिएगा। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन मूलविद का है, हालांकि मूलविद आपको पढ़ाई जाएगी, अभी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, पहले आप देखें कितना सही हो रहा है। अ ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काट कर छोटा कर दिया, जिससे आसानी से छिपा कर ले जाया जा सके। अ ने आर्म्स एक्ट की किस धारा में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया है? धारा 25, धारा 6, दोनों, कोई नहीं। सोचें। चलिए इस बताता आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, धारा 6 का उन्होंने उल्लंघन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, अंगद देव, गुरु आनंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, गुरु गोविंद सिंह। अगर आप सिख गुरुओं को पढ़े होंगे, टोटल 10 सिख गुरु हुए थे, उनमें से गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 33, 35, 44। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 1835 में लॉर्ड मेगाले आया था भारत, और उसी के सुझाव पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था। इसी ने ही, मैकाले ने ही कहा था कि यदि हम भारत के उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे तो निचले स्तर तक शिक्षा अपने आप छन छन के पहुंच जाएगी। तो ये पूछा जाता है, ये कथन किसने कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करो तो निचला वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा? तो ये मैकाले का ही कथन था। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोचो मैकाले ने कितनी बड़ी बात कही कि हमें गरीबों को, मतलब निम्न स्तर के लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊँचे लोगों को पढ़ा देंगे, उसके बाद उनसे ही नीचे वाले लोग पढ़ लेंगे, हमें उनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोच रखने वाले अंग्रेज थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विमोचित की गई पुस्तक, एक मिनट, की गई पुस्तक अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक कौन है? राम माधव, BN साहनी, वरुण मायरा, मतरंग राम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, वरुण मायरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई बार आप सुने भी होंगे। किस भारतीय को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आशा करते हैं कि आपसे गलत नहीं हुआ होगा। आपसे गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर गलत हुआ है तो मैं कारण ऐसा बता रहा हूँ कि अब भविष्य में गलत नहीं होगा। दरअसल बिस्मार्क जर्मनी के थे। जर्मनी बहुत टूटा फूटा था, कई भागों में टूटा था। जर्मनी का एकीकरण करके एक राष्ट्र बनाने का काम बिस्मार्क का था। वैसे ही जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें भारत भी कई भागों में टूटा हुआ था, कई रियासतें थीं। यहाँ पर सबको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखें। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांति विहीन हो, दोनों हो, दोनों ना हो। एकदम सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होगा। मौलवी का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। शांतिपूर्ण आप सभा कर सकते हो, ये हमारा मूल अधिकार भी है, तो ये ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 29 मार्च 1857, 29 फरवरी 1857, 29 जनवरी 1857, 29 अप्रैल 1857। सोचें। चलिए सोच लिए होंगे, मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह कर दिया था। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने सबसे पहले सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा शुरू की थी? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, चीन ने की थी। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, ये भी देखें। मूल विधि का क्वेश्चन है। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई। अर्थात किसी भी विद्यालय में जो राज्य के अधीन हो, ऐसे किसी विद्यालय में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी भूगोल का है, थोड़ा सोचें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। सरल क्वेश्चन भी है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, मतलब केंद्र शासित राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित झीलों में कौन सी भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? डल झील, चिल्का झील,
पुलिकट झील, मानसरोवर झील। सोचें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, चिल्का झील। दरअसल लैगून झील क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे तो भविष्य में अगर क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। दरअसल ये जो भारत का दक्षिणी भाग है ऐसे बनता है, आप जानते हो। आपको यहाँ उड़ीसा मिलेगा, यहाँ पर आपको ये केरल हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा, इधर आंध्र प्रदेश शुरू होगा, इसके जस्ट बाद ये उड़ीसा वाला पार्ट शुरू होता है। तो उड़ीसा वाला पार्ट ये जो है इसे कटा फटा है, क्योंकि जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है। तो अब क्या होता है, इधर समुद्र है, बंगाल खाड़ी है, इधर पानी अंदर जाता है लौटता है। तो जब जाता है तो जैसे यहाँ जो भाग है वो एक भाग ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, तो थोड़ा सा खुला रहता है, पानी ढेर सारा अंदर जाएगा, मिट्टी कचड़ा लेकर अंदर जाएगा, लौटते वक्त तो क्या होगा, कचड़ा यहाँ फंस जाएगा, तो ये भाग बाधित हो जाएगा, तो यहाँ पानी रुक जाता है, तो ऐसे झील बन जाती है। तो लैगून झील जो है इसी तरीके से बनती हैं। तो इस तरीके से जो झीलें बनती हैं उन्हें लैगून झील कहा जाता है। चिल्का झील एक लैगून झील होता है। झील मतलब जहाँ पानी जमा हो। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ध्यान से देखें। लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? भारी वर्षा से, मृदा अपरदन से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है, भारी वर्षा से। भारी वर्षा से लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और जहाँ लैटराइट मिट्टी होती है वहीं पर चाय की खेती होती है। जैसे केरल में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ चाय की खेती होती है। असम में, दार्जिलिंग में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ चाय की खेती होती है। जब भारी वर्षा होती है तो ऊपर की मिट्टी कटती है, कट के हटती है, जो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, उसमें उपजाऊपन बढ़ता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे लैटराइट मिट्टी कहते हैं, और ऐसी मिट्टी में चाय की खेती होती है। लेकिन यहाँ पानी नहीं रुकता, इसको जानते रहिएगा, नहीं तो चाय की खेती नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, सरल भी है। भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? मासिन राम या माउसिन राम, महाकालेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम। सोचें। चलिए इसे बताते हैं आपको। मासिन राम, ऑप्शन ए सही है। मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए भारत का सबसे आर्द्र स्थल है। लेकिन दूसरे स्थान पर चेरापूंजी भी है, ये भी कहाँ है? कहाँ है ये? मेघालय में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन अच्छा है। विश्व में भारत सबसे बड़ा निर्यातक किसका है? कॉफ़ी का, कपास का, अदरक का, मैग्नीज का। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। विश्व में भारत सबसे बड़ा अभ्रक का निर्यातक है, मतलब दूसरे देशों को बेचता है। मूलविद का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। राजपत्रित अधिकारी मल खाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्ट्रारों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा? खटमासिक मतलब 6 महीने, वार्षिक 12 महीने, अर्धवार्षिक 6 महीने, तिमाही। सोचें। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, तिमाही, 3-3 महीने पे करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखें। मूलविद का क्वेश्चन है। दहेज अपराध धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता विधान की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? थाना प्रभारी, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। सोचें। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, पुलिस उपाधीक्षक अधिकारी, ऑप्शन सी। देखिए मूलविद से क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस सेट करना होगा। हालांकि अभी जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये सामान्य ज्ञान है, इसमें सब मिक्स है। अभी इसके कुछ प्रैक्टिस सेट इस सामान्य ज्ञान के करवाएंगे, उसके बाद केवल मूलविद का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ताकि मूलविद अच्छे से तैयार हो सके, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ से आए वो भी कंप्लीट हो सकें। आप भी प्रैक्टिस सेट खरीद कर घर पे करें, ताकि अच्छा नंबर ला सकें। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? मतलब दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 1300 एंगस्ट्राम से 3000 एंगस्ट्राम, 3900 एंगस्ट्राम से 7500 एंगस्ट्राम, 7800 से 8000, 7800 से 8000, या फिर 8,500 से 9,800। सोचें। सरल क्वेश्चन है। जनरली ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये सरल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, इसको आप रट डालिए। 3,900 एंगस्ट्राम से 7,500 एंगस्ट्राम के बीच में दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, मतलब वो प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, जिससे हम चीज़ें देखते हैं, वो ऑप्शन बी के एंगस्ट्राम, मतलब इतने एंगस्ट्राम के बीच उसका तरंग दैर्घ्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, होलीरिथ, चार्ल्स बेबेज, विलियम आर्ट्रेट। तो बहुत सरल क्वेश्चन है।
यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सरल ही क्वेश्चन है। वायुयान के पहियों में कौन सी गैस या फिर हवा भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। चलिए इसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, नाइट्रोजन। इसके पहले हीलियम भरी जाती थी, अभी नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि पहले हीलियम भरते थे, हीलियम सबसे हल्की गैस थी इसलिए भरते थे और ज्वलनशील नहीं थी। लेकिन अब नाइट्रोजन भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन हल्की तो है, हीलियम थोड़ी भारी है लेकिन वैसे भी हल्की गैस है। लेकिन नाइट्रोजन का काम क्या होता है? ठंडा ठंडा रखना। इसलिए जब वो हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी से रन करता है तो वायु के कण आपस में टकरा करके गर्म हो जाते हैं, तो इसका काम ही ठंडा रखना। अतः ये जल्दी गर्म नहीं होता, नहीं तो गर्मी से टायर फट जाने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, मूलविद का है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, उसका मुख्यालय दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मूलविद का है। पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, सभी को। पर्यावरण अधिनियम धारा 25 के अनुसार मतलब पर्यावरण के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर ऑप्शन धारा 25 के अनुसार यह ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, केंद्र सरकार के पास इसकी पावर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? 159, 160, 161, 148। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया। धाराएं जरूर देख लीजिएगा आप। सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सूरी वंश के संस्थापक कौन थे? शेरसानी, शेरशाह सूरी, खिलजी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इनसे बताते हैं आपको। शेरशाह सूरी जो है सूर वंश का संस्थापक था। इसने हुमायूं को 1539 में और 1540 में हराया था। उसके बाद दिल्ली पर सूर वंश की स्थापना की थी। हालांकि हुमायूं ने इसे 1555-56 में फिर से हराकर मुगल वंश की स्थापना फिर से कर ली थी। तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले शेरशाह सूरी बाबर की सेना में कुछ समय नौकरी भी किया था। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके पहले थोड़ी सी बात और बता दूं। शेरशाह सूरी बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करता था। एक बार दोनों जंगल में घूमने गए थे, शिकार पे गए थे, और शेरशाह सूरी ने वहाँ पर एक शेर को मार दिया था। तभी से इसका नाम शेर खान रख दिया गया था, नहीं तो शेरशाह सूरी का बोला ही जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी का हल मिला है? किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली, नागेश्वर काब्रिस्तान, लोथल, कोटदीजी। यहां पर ऑप्शन ए सही है, बनावली से मिला है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक दो टफ क्वेश्चन ऐसे रखे ही जाते हैं जो समझ में नहीं आते, फिर भी कोशिश करिए सही हो जाए। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिस्थापित किया था? घटेश्वर और कंदेवेश्वर, नागेश्वर एवं नागनाथ, कपिलेश्वर, उपटमेश्वर, नंजूदेश्वर, त्रिशलेश्वर। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर? बांध यहाँ पर नहीं लिखा गया, बांध किसी बांध के बारे में है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल पर, गंगा पर, ब्रह्मपुत्र पर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, मूलविद का क्वेश्चन है। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस आप पुलिस बल है जानते हो, को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? बम निरोधक दस्ता, होमगार्ड दस्ता, विधि विज्ञान प्रयोगशाला कर्मी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचें। चलिए ऐसे बता दें, वहां पर ऑप्शन ए सही होगा, बम निरोधक जो दस्ता था वही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर। कंप्यूटर क्वेश्चन है ये।
चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो पूरे सिस्टम को चलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चोलों ने, पल्लवों ने, चेद वंशियों के और चालुक्यों ने। चलिए ऐसे बताते हैं। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। अच्छा क्वेश्चन है, विज्ञान का है। मृग तृष्णाएं किसमें दिखाई देती हैं? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में, महासागरों में, वनों में, समताप मंडल में। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सही है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में मृग तृष्णा मतलब दूर पे लगे कि वहाँ पर पानी है, परछाई उल्टी दिखाई देना, ये मृग तृष्णा है। मतलब भूलवश कुछ चीज़ें और असमंजस में दिखाई पड़ती हैं, तो वो ऐसा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है। तो ये गर्म क्षेत्रों में बनते हैं, खासकर राजस्थान के एरिया में ज़्यादा बनती हैं। तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप 40 या 45 के आसपास सही किए होंगे। कितना सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन टेस्ट लगवाएंगे। जितना टेस्ट करेंगे, जितनी बार टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा तैयार होगा। बार बार टेस्ट लगाने, पढ़कर टेस्ट लगाने की कोशिश करें, इससे तैयारी होगी और वैकेंसीज आने वाली हैं, इसलिए मेहनत ज़रूर करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।